हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। हम अपने फर्स्ट यूनिट को ही कंटिन्यू रखते हैं। बेसिक हमने फर्स्ट यूनिट में समझा था कि मार्केटिंग किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, मार्केटिंग कंसेप्ट किस तरीके से चेंज हुआ है। आज हम समझेंगे कि उसकी फ्लो साइकिल किस तरीके से होती है मार्केटिंग में। सो बेसिकली हम मार्केटिंग के साइकिल को दो तरीके समझ सकते हैं। एक तो उसकी फैक्ट्री से लेके उसके प्रोडक्ट प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, मतलब कि अगर हम फर्स्ट स्केल देखें तो मार्केटिंग में सबसे पहले जो स्केल आती है, ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी होगी, जो हम नेक्स्ट यूनिट में ऑब्वियसली पढ़ेंगे कि मार्केटिंग की किस तरीके से रिसर्च की जाती है। मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद जब हम प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं तो उस प्रोडक्ट को फिर हम मार्केट में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग में जब फैक्ट्री में डेवलपमेंट करते हैं तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कस्टमर्स की नीड्स, वांट्स और डिज़ायर्स क्या फुलफिल हो रही हैं उससे या नहीं। क्या वो प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ या मैं प्रोडक्ट मार्केट में रखने वाला हूँ, क्या उसके लिए कस्टमर्स रेडी रहेंगे, या क्या एक रेडी मार्केट मेरे लिए अवेलेबल है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का एक एग्जाम्पल लें तो 2G 3G का मार्केट ऑब्वियसली पूरा खत्म हो चुका है। इट्स अ नेगेटिव मार्केट एंड अ डिक्लाइनिंग मार्केट एंड एंड मार्केट। बट अगर हम बात करें 4G का मार्केट तो ऑब्वियसली वो ग्रो हो रहा है। बट जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो 5G आने के बाद 4G का हो सकता है डिक्लाइनिंग मार्केट स्टार्ट हो जाए और 5G वापस से फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे आ जाए। सिमिलरली जैसे अगर हम अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सेम ही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम ओल्ड गाड़ियों की बात करेंगे, ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, जैसे कि हम BS4 BS3 की अगर हम बात करेंगे तो वो टेक्नोलॉजीज़ अभी आउटडेट हो चुकी है मार्केट से, गवर्नमेंट ने उन्हें बंद कर दिया आने से। तो अभी जो मार्केटिंग में जो फोकस हो रहा है वो मेनली हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ पे हो रहा है। जैसे कि अगर नितिन गडकरी अगर हम देखें तो नितिन गडकरी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को कि सबसे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा EV व्हीकल्स बने या फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ पे आए। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे कि पेट्रोल के साथ ही डीजल या फिर इलेक्ट्रिक के साथ पेट्रोल या इलेक्ट्रिक के साथ डीजल, जिससे कि आप सिर्फ एक ही पैटर्न के ऊपर डिपेंड ना करो, आप अलग अलग अपने कंजम्पशन के अकॉर्डिंग आप दूसरे वेरिएबल्स को भी लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे हमें फैक्ट्री में क्या जानना है कि फैक्ट्री में आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या उसके लिए एक रेडीमेड मार्केट अवेलेबल है या नहीं मार्केट में, क्या आपको मार्केट बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम मेटावर्स की बात करें, अगर हम AI टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका भी मार्केट बन रहा है। बट अगर हम 4G की बात करें तो एक रेडी मार्केट है। अगर हम EV की बात करें तो उसके लिए हमें मार्केट बनाना पड़ेगा। आने वाले 3 4 5 या 10 साल में EV का प्रॉपरली मार्केट फ्लरिश हो पाएगा इंडिया में। आफ्टर जब हमारे पास पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन हो चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, उसको फिर हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के बाद उसके लिए हम सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स लगाएंगे। ऑब्वियसली हमारे पास टेक्नोलॉजीज थी, हमारे पास सिस्टम्स थे, हमारे पास कैपिटल था, तो उससे हमने एक फिनिश्ड गुड बना लिया है। फिनिश गुड बनाने के बाद हमें उसको सेल कैसे करना है और सेल कहाँ पे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड को हम अपना मार्केट समझ सकते हैं, बट क्या हमारा प्रोडक्ट हर मार्केट के लिए रेडी है, क्या हर मार्केट को केटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अभी मैं बात करूं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, तो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सीज़न चल रहा है। तो इंडिया में गर्मी वाले सीज़न में हम ऑब्वियसली विंटर क्रीम्स नहीं लगाएंगे। बट अगर हम कुछ ऐसी जगहों की बात करें जो 12 महीने ठंडी रहती हैं, जैसे कि अगर हम जितना हम नॉर्थ पोल के पास जाते जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते जाएंगे, तो वहाँ पर ठंडी लॉन्ग टर्म के लिए रहती है और इंडिया जितनी गर्मी नहीं रहती है दूसरी कंट्रीज़ में, अगर हम ट्रॉपिक की कंट्रीज़ की बात करें। सो बेसिकली क्या हम उन प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे वहाँ पर? नहीं कर पाएंगे। सो हमें सेलिंग के जो पहले मार्केट है वो मार्केट सेलेक्ट करना है। मार्केट सेलेक्ट करने के, जैसे मान लीजिए आपने इंडियन मार्केट सेलेक्ट कर लिया, इंडिया इज़ अ ब्रॉड मार्केट। अब इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर साउथ इंडिया देखें, अगर हम नॉर्थ इंडिया देखें, तो दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड मार्केट हैं। दोनों के जो प्लेयर्स हैं या दोनों के जो कस्टमर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश करते हैं। सो हमें उन दोनों के लिए भी अलग प्रोडक्ट बनाना पड़ सकता है और उन दोनों को अलग तरीके से केटर करना पड़ सकता है। उसके बाद सेलिंग के लिए हमें बहुत सारा प्रमोशन भी करना पड़ता है। जैसे कि अभी आप टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा एड्स देख रहे होंगे कोका कोला, पेप्सी, फ्रूटी, माजा, इन सब कंपनीज़ की, और इन सब कंपनीज़ के बीच में ऑलमोस्ट 19-20 का डिफरेंस होता है। ऐसा बहुत ज़्यादा टिपिकल डिफरेंस हमें नहीं मिलता इनके प्रोडक्ट्स में, बट स्टिल क्योंकि इनको अपना प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल करना है तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, ताकि आपके मन में जब आप किसी भी शॉपकीपर से जाके आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक मांगोगे तो सबसे पहले हो सकता है आपके मन में कोक आए, क्योंकि कोक ने इतने सालों से इतनी एग्रेसिवली मार्केटिंग करी है कि आपके मन में टॉप ऑफ द माइंड एक पिक्चर सेट हो चुकी है, जो कि उन्होंने सेट करी है थ्रू टेलीविज़न होर्डिंग्स, इन सब के थ्रू उन्होंने जो एडवर्टीजमेंट करी है, उससे आपके मन में एक परसेप्शन बैठ गया है कि कोक इज़ द बेस्ट ब्रांड।
स्प्राइट इज़ द बेस्ट ब्रांड, माउंटेन ड्यू इज़ द बेस्ट ब्रांड। सो आपके लिए एक सबके लिए अलग अलग थोड़ा टेस्ट वाइज भी प्रेफरेंस होता है, बट स्टिल एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से, उनके प्रमोशनल टेक्निक्स की वजह से आपके मन में एक प्रोडक्ट आपके मन में एक सेट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज कैसे किया अपनी कंपनी का, दैट इज थ्रू मार्केटिंग, दैट इज थ्रू सेलिंग एंड प्रमोशन। आपने जो अपने प्रोडक्ट को सेल किया था, जैसे कि अगर हम कोका कोला और पेप्सी का अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे तो हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छा साल जाए, किसी के लिए बहुत बुरा साल जाए, और मेनली उनकी प्रोडक्ट तो एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो उनके में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा उनकी मार्केटिंग में कि उन्होंने किस तरीके से सेल को पिच किया है। जैसे कि जब मार्केट में बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपने बिस्लेरी का ही देखा होगा कि बिस्लेरी आती है, बिलसेरी आती है, इसी तरीके से बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। और बहुत बार एज एन इंडियन हम जाके बॉटल उठा लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि उनके ऊपर टैगलाइन कौन सी लगी है, क्या वो सच में बिस्लेरी है या बिस्लेरी का कोई कॉपीराइटेड ब्रांड है या कोई कॉपीड ब्रांड है। सो वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली दूसरे प्रोडक्ट्स में भी, जैसे कि अभी हम बेवरेजेस की बात कर रहे थे, तो उसमें भी सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस सिमिलर प्रोडक्ट को जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, दैट इज़ थ्रू प्रमोशन। और सबसे मेन इस चीज़ में रखता है कि मान लीजिए जैसे कि आप जनरली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम बेवरेजेस को कंज्यूम करते हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है तो हमें थर्स्टी लगता है, तो ऑब्वियसली हम बस स्टैंड पे रुकेंगे तो हम कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, अगर हम रेलवे स्टेशन पे रुकेंगे तो हम कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, या फिर कोई भी जर्नी स्टार्ट करें तो हम घर से ही पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल लेके जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़, इसके पीछे समझने की ज़रूरत क्या है कि वो स्टॉक कीपिंग यूनिट एक टर्म आता है कि आपके प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट कितने शॉपकीपर्स रख रहे हैं, आपका स्टॉक कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। और हो सकता है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कि सिर्फ लोकल ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि जो सिर्फ हो सकता है सिर्फ मध्य प्रदेश में मिले, सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिले, सिर्फ महाराष्ट्र में मिले, जहाँ के लिए वो लोकल ब्रांड्स बन चुके हैं। और जैसे कोका कोला हुआ, पेप्सी हुआ, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो आपको हर जगह मिलेंगे। तो क्या शॉपकीपर आपके वो प्रोडक्ट रख रहा है या नहीं, और वो आपके प्रोडक्ट कब रखेगा, जब आपके प्रोडक्ट्स टेलीविज़न, मीडिया या दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई देंगे लोगों को, तब जाके उसकी डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में। दूसरा तरीका क्या है, जब आपके पास ऑलरेडी एक टारगेट मार्केट सेट है, आपके पास ऑलरेडी एक टारगेट मार्केट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब ओप्पो नहीं, ओप्पो जैसे कि अगर ओप्पो अगर वीवो की हम बात करें तो वो बजट फ्रेंडली फ़ोन्स हैं, बट जब इन्होंने ही अपना वन प्लस का ब्रांड लॉन्च किया था तो एक अलग ही उन्होंने टारगेट मार्केट के लिए लॉन्च किया था। द रीज़न बिहाइंड इज ओप्पो वीवो की बहुत ज़्यादा डी मार्केटिंग हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो बजट फ्रेंडली लोग जो हैं, जो बजट फ्रेंडली कस्टमर्स हैं, उनके पास उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही थी। बट अगर हम एक नीश सेगमेंट था जो कि एक प्रीमियम फ़ोन को चलाना चाह रहा था, तो ऑब्वियसली ओप्पो वीवो को यूज़ करके आपके पास एक प्रीमियम लग्जरी फील नहीं आएगा जो कि आपको वन प्लस से आईफोन से मिलता है। तो अगर उनको आईफोन का अगर कॉम्पिटिटर लेकर आना था तो उन्होंने एक अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज़ वन प्लस। तो वन प्लस के लिए उनके लिए ऑलरेडी रेडी मार्केट था, दो दैट मार्केट वॉज अ वेरी नीश सेगमेंट। नीश सेगमेंट का मतलब कि अगर आप 1.3 बिलियन लोगों को डिवाइड कर रहे हो अलग अलग मार्केट में, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन फिल कर रहा था जो वन प्लस के कस्टमर्स हैं या फिर जो आईफोन के कस्टमर्स हैं। बट स्टिल वो एक प्रमोशनल टेक्निक्स होती है उनकी एक मार्केटिंग टेक्निक थी जहाँ पे उन्होंने एक टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई किया। टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने कस्टमर की नीड को समझा कि ये ओप्पो वीवो क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसमें एक फ्लैगशिप मिसिंग है, उसके पास एक प्रीमियम एक लग्जरी मिसिंग है, तो उसको एक फुलफिलमेंट दी। उसके बाद उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग करी। आप कभी भी ये चीज़ नहीं देखोगे कि ओप्पो और वन प्लस की एक साथ मार्केटिंग हो रही है। जैसे कि हम इतने साल से IPL देखते आ रहे हैं, तो IPL किस नाम से आता था, वीवो IPL। वीवो ने कभी भी ओप्पो के साथ में मार्केटिंग नहीं करी, वीवो ने कभी भी वन प्लस के साथ मार्केटिंग नहीं करी। दो उनकी पेरेंट कंपनी सेम है, वो चाहते तो एक ही जगह पे तीनों के नाम लिख देते, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, IPL। बट इस तरीके से वो मार्केटिंग नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वॉज अ कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग थिंग, जहाँ पे हर प्रोडक्ट को उन्होंने अलग तरीके से क्लासीफाई किया था। हो सकता है आज बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं हो कि ओप्पो और वीवो एक ही कंपनी को बिलोंग करते हैं या एक ही पर्सन की वो कंपनी है, बट हमें इस चीज़ में समझना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने मार्केटिंग इस तरीके से किया, उन्होंने दोनों को मिक्स नहीं किया बिकॉज दोनों के कस्टमर्स उन्होंने अलग अलग आइडेंटिफाई किए थे। लास्टली इसी कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने अपने प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन
सेटिस्फैक्शन से वो उन्हें प्रोडक्ट बेचने से नहीं आता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आता है जब उसके लिए आप उनको बेचने से लेकर, बेचने के लिए जो आपने सेल्स टेक्निक्स लगाई हैं, जो आपने प्रमोशनल टेक्निक्स लगाई हैं, जो आपने एडवर्टीजमेंट करी है, उसके बाद आपने सेल करने के बाद जो उनको कस्टमर सर्विसेज दी हैं, उन सबको जब आप मिलाते हो तब जाके कस्टमर सेटिस्फाई होता है कि हाँ मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिला है। प्रोडक्ट अच्छा मिलने के साथ साथ उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी अच्छी मिली है। यहाँ जाके ख़त्म होती है मार्केटिंग, बिकॉज जब एक कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो कस्टमर सेटिस्फाई होने के साथ साथ वो रिपीट कस्टमर बनता है आपके प्रोडक्ट का, वो सेम कस्टमर बार बार आपके पास आएगा और एक ही प्रोडक्ट बार बार अप्रोच करेगा।